नमस्कार प्रिय साथियों, सुप्रभात आप सभी को। और आज करंट अफेयर की बात चाय के साथ की सीरीज में आज 15 तारीख की सुबह हम सभी आपके सामने पेश हुए हैं। आइए आज की शुरुआत करते हैं चाणक्य, प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ के इस विचार से कि सफलता में समय का विशेष महत्व है। जिसने समय के महत्व को जान लिया उसके लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। ठीक है, ये आपके कंपटीशन के दौर पे सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप समय के महत्व को व्यर्थ ना कर, समय का जो महत्व है उसे बहुत अच्छी तरह से जानें और समय को जरा सा भी किंचित मात्र भी नष्ट ना करें। चलिए आज की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में मॉरिशस दिवस कब मनाया जाता है। मॉरिशस जो है, पहली चीज तो आप इसमें ये याद रखिए कि ये कैरोबियाई देश है। ठीक है, कैसा देश है ये? कैरोबियाई देश है और इसकी राजधानी जो है वो है पोर्ट लुइस। ठीक है ना, पोर्ट लुइस। और तीसरा, इसका जो स्वतंत्रता दिवस है, मॉरिशस दिवस है, वो मनाया जाता है 12 मार्च को, क्योंकि ये 12 मार्च 1968 को स्वतंत्र हुआ था और 12 मार्च 1992 को इस पे गणतंत्र स्थापना हुई थी। गणतंत्र की स्थापना, रिपब्लिकन कंट्री हो गया था। ठीक है, तो 12 मार्च 1968 को स्वतंत्र हुआ और 12 मार्च 1992 में ये गणतंत्र स्थापित हुआ मॉरिशस। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 12 मार्च। आइए इसके बारे में अन्य तथ्य देखते हैं। देखिए, इसका जो राष्ट्र वाक्य है ये लैटिन में लिखा हुआ है, स्टेला क्लाविस्क मैरिस इंडी। ठीक है ना, इंडी, इसको इंडी की नहीं पढ़ते, इंडी ही पढ़ते हैं, इंडी। और इसका जो हिंदी है वो है हिंद महासागर का सितारा और कुंजी का भी है, ये हिंद महासागर की कुंजी है, की है। ठीक है, इसका जो सबसे बड़ा नगर है और राजधानी, कैपिटल है इसकी, कैपिटल वो है इसकी पोर्ट लुई। इसकी जो राजभाषा है वो है अंग्रेजी। अन्य जो भाषाएं हैं वो है मॉरिशन, क्रियोल और फ्रांसीसी। ठीक है, इसके जो निवासी हैं वो कहलाते हैं मॉरिशियाई। ठीक है, जैसे हम भारतीय वैसे वो मॉरिशियाई कहलाते हैं। ये गणराज्य है, रिपब्लिक है। तो ये स्वतंत्र हुआ था 12 मार्च 1968 को और ये गणराज्य रिपब्लिक बना 12 मार्च 1992 से। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये 12 मार्च जो है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मॉरिशस का है और ये उनका नेशनल फ्लैग है, पूरा मिला दिया जाए तो। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख तथ्य हैं, इनको आप देख लीजिए। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा कहानी कथा नहीं सुनाऊंगा आप लोगों को, आप क्योंकि आपके पास समय भी कम है, लगातार एग्जाम है आप सभी के। तो हम थोड़ा सा फोकस करेंगे इस चीज़ पे कि हम अधिक से अधिक जो कंटेंट है उस पर पहुंच सकें। ठीक है ना, क्योंकि करंट अफेयर में बहुत सारा कंटेंट है। एक अगली सीरीज जो हम चालू करने वाले हैं वो लगभग 50-50 क्वेश्चन के पर मंथ, जो इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन रहे हैं जनवरी 2023 से जनवरी 2024 तक, लगभग एक पूरी वो सीरीज चलेगी 13 महीनों की। और उसमें हर महीने के 50 से 100 क्वेश्चन जो है वो जो बहुत महत्वपूर्ण है उसकी एक सीरीज में नहीं लेके आऊँगा। यदि आप लोगों को इंटरेस्टेड लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में आके उसमें यस बोलेंगे या हाँ कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इस पर। तो 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 6 मार्च को घाना है ये, ठीक है ना, इसको सुधार लीजिएगा, इसको घाना लिख लीजिएगा, घाना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस जो है वो मनाया जाता है। एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार हुए हैं हरिशंकर परसाई, और हरिशंकर परसाई ने दिवस मनाने के विषय पे ये कहा था कि दिवस जो है वो हमेशा कमजोर लोगों का मनाया जाता है, कभी भी पावरफुल व्यक्ति का दिवस नहीं मनाया जाता। जैसे प्रधानमंत्री दिवस नहीं मनाया जाता, सांसद दिवस नहीं मनाया जाता, थानेदार दिवस नहीं मनाया जाता, तो जो पावरफुल है उनका दिवस नहीं मनाया जाता। मजदूर दिवस मनाया जाता है, महिला दिवस मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मनोविनोद था जिसपे आप ऑफेंस ना हो। चले अगला देखते हैं अपन। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? आज ही चुना गया है, ठीक है ना। और इसमें 2 लोगों को चुना गया है, सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ये एक पूरी कमेटी थी नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता पे। किसकी अध्यक्षता पे? नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। और इसमें नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी
ये भी इसमें शामिल रहे। और इन दो व्यक्तियों के नाम पर सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार के नाम पे मुहर लगी है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। आइए देख लेते हैं इनको। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व नौकरशाहों सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को नए चुनाव आयुक्त के तौर पर चुना गया है। ठीक है ना। बता दें कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली समिति ने इन नामों पर मुहर लगाई है और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इस चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निर्वाचन आयोग के 2 सदस्यों की नियुक्त करेंगी। तो ये जो पहला फोटो है ये है सुखबीर सिंह संधू का, और ये दूसरा जो है ये है ज्ञानेश कुमार का। ठीक है ना। तो ये ज्ञानेश कुमार जी हैं, तो ये आप थोड़ा सा इसे याद रखेंगे। चले अगला देखते हैं। प्रसार भारती की नई सेवा पीबी शब्द, SHABD शब्द को किसने लॉन्च किया है? तो इस समय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर है। ठीक है ना। अनुराग ठाकुर के बारे में 2-3 विशेषताएं आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अनुराग ठाकुर जो हैं देश के सबसे युवा सांसद बने थे, देश के सबसे युवा सांसद। दूसरा, ये निर्विरोध बीसीसीआई के अध्यक्ष बन चुके हैं। निर्विरोध हिमाचल क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, हिमाचल क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। तो इनका राजनीतिक कैरियर जो है ऐसा ही रहा है। ठीक है ना। तो इस समय अनुराग ठाकुर वर्तमान में क्या है? सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। क्या हैं? सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं इसको। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रसार भारती की साझाकरण सेवा पीबी शब्द को लॉन्च किया है और इस प्लेटफॉर्म को मीडिया परिदृश्य से ग्राहकों को वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो और अन्य फॉर्मेट में दैनिक समाचार फीड प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रसार भारती देश का सार्वजनिक सेवा प्रसारक है। ठीक है ना। तो ये आप देखिए, ये पीछे प्रसार भारती का लोगो है और जिसपे ये लिखा हुआ है शब्द। ये जो फोटो है ये सूचना और प्रसारण मंत्री किसकी है? अनुराग ठाकुर की है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चले आगे देखें। प्रसार भारती का लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती अधिनियम 1990 के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है ना। तो प्रसार भारती का जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1990 के तहत एक अधिनियम आया था और उसके तहत ये अस्तित्व में आया और 23 नवंबर 1997 को ये अस्तित्व में आया था, जिसका उद्देश्य लोक प्रसारण सेवाओं को संगठित और संचालित करना था। सूचना देना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने के साथ साथ रेडियो और टेलीविजन पर प्रसारण का संतुलित विकास सुनिश्चित करना है। तो ये धीरे धीरे प्रसार भारती जो है वो अस्तित्व में आया था। इसका जो गठन है वो हुआ 1990 में और ये पूरे देश के लिए लागू हुआ कब से? 1997 से। ठीक है, आपको इसे याद रखना है। चलें अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही महातारी वंदन योजना, ये बड़ी फेमस रही है और अभी इसको छत्तीसगढ़ की जो नई बीजेपी सरकार है उस सरकार ने लॉन्च किया था महातारी वंदन योजना। ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है वो छत्तीसगढ़िया है, सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। चलें आगे देखें। ये छत्तीसगढ़ राज्य ने हाल ही में महातारी वंदन योजना शुरू की है और इस स्कीम को महिलाओं के लिए शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है। और इसमें महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और उनका सशक्तिकरण के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। बता दें कि सरकार ने इसके लिए आवेदन पत्र 5 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक स्वीकार किए थे और इसका फायदा उठाने के लिए 70 लाख से भी अधिक, कितने? 70 लाख से भी अधिक विवाहित महिलाओं ने इसके लिए अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो है और ये महातारी वंदन योजना में ये माताएं जो हैं 2 बनी हुई हैं। ठीक है, चलो अगला है न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के सम्मान से
किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द अवार्ड ऑफ आउटस्टैंडिंग मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इस समय न्यूजीलैंड में जो सबसे फेमस खिलाड़ी हैं वो है रचिन रविंद्र। ठीक है ना, जब ये भारत आए थे तो इनके बारे में बड़ा एक पेपर में या हर जगह चल रहा था कि इनके पिता जो हैं वो सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ से बड़े प्रभावित थे, और इसी का पहला लेटर र और सचिन का चिन्ह लेके इन्होंने अपने पुत्र का नाम रचिन रखा है। पर उनके पिता से जब ये सवाल पूछा गया था तो उनके पिता ने स्पष्ट तौर पे मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो भारतीय मीडिया इस तरह का बहुत कुछ छापती रहती है जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है ना, और आपको लगता है कि ये सत्य खबरें हैं। तो आपको इसे याद रखना है कि जो भी आ रहा है न्यूज़ में वो ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो सत्य ही हो। तो हमेशा खबरों की सत्यता पहले जांच लें, उसके बाद उसे फॉरवर्ड करें। ठीक है, ये आपके लिए भी सहूलियत भरा होगा और आने वाले जो जनरेशन है उसके लिए भी। तो ये जो फोटो है ये किसकी है? रचिन रविंद्र की है। किसकी है? रचिन रविंद्र की है। ये बैटर भी हैं और बॉलर भी हैं। क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड की राजधानी है, आपको ये याद रखना है। न्यूजीलैंड की राजधानी तो वेलिंगटन है, सॉरी वेलिंगटन है, लेकिन ये बड़ा शहर है क्राइस्ट चर्च। तो क्राइस्ट चर्च में आयोजित ANZ न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार में रचिन रविंद्र, ये मेल है, और फीमेल में मेली केर, इनको क्रमशः न्यूजीलैंड के उत्कृष्ट पुरुष और महिला क्रिकेटरों के रूप में सम्मानित किया गया है। रचिन को उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर चुने जाने के बाद सर रिचर्ड हैडली, कौन सा? रिचर्ड हैडली पदक से सम्मानित किया गया है, और यह अवार्ड पाने वाले वह सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। कितने साल के हैं अभी ये? केवल 22 या 23 साल के हैं। ठीक है ना, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी ये जो है वो बन गए हैं। चले, हाल ही में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के साथ अब पूरे भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं? याद रखिएगा, अहमदाबाद में अभी लास्ट में मोदी जी ने 10 नई ट्रेनें लॉन्च की हैं, और उसके पहले चल रही थी 92। तो 92 + 10 = 102 वंदे भारत ट्रेनें जो हैं वो चल रही हैं, और ये भारत में पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर बनी हुई हैं, और इनमें स्पीड बहुत है। लगभग 250 जिलों को भारत की ये कवर कर रही हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको याद रखना है। अभी वर्तमान में कितना कर रहे हैं? 102। ठीक है ना, चलें आगे देख लेते हैं इसको। ये देखिए, ये वंदे भारत ट्रेन है जो सशक्त भारत और मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई है। ठीक है ना, अहमदाबाद में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को शामिल किए जाने के बाद पूरे भारत में कुल 102 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, जो देश के 250 से अधिक जिलों को कवर कर रही हैं। कितने जिलों को कवर कर रही हैं? 250 से अधिक जिलों को कवर कर रही हैं। और वंदे भारत एक स्वदेशी रूप से डिजाइन सेमी हाई स्पीड और स्वचालित ट्रेन है। ठीक है ना, सेमी हाई स्पीड है और स्वचालित ट्रेन है। देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फरवरी 2019 में नई दिल्ली से कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी मार्ग पर, नई दिल्ली से बनारस, इस मार्ग पर PM नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। तो पहली चली थी 2019 में, और आज 2024 तक कितनी हो गई हैं? 102। ठीक है ना, और लगभग ये भारत के 250 जिलों को कवर कर रही हैं। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है। अगला स्लाइड देखें। दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो ग्रामोदय अभियान जो है वो अभी किया गया है भारत के गृह मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? भारत के गृह मंत्रालय द्वारा, और गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है। और इसमें ग्रामोदय के तहत लगभग 40+ गांवों में PNG पहुंचाई गई है। क्या पहुंचाई गई है? PNG। PNG का मतलब होता है पाइप्ड नेचुरल गैस। तो पाइप्ड नेचुरल गैस जो है वो लगभग बहुत सारे गांवों तक पहुंचाई गई है। तो इसका जो उचित आंसर होगा वो क्या होगा? अमित शाह होगा। आइए देख लेते हैं इसको। ये देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत दिल्ली के 40+, मैंने बोला था 41 गांवों में PNG सुविधाओं, पाइप्ड नेचुरल गैस सुविधाओं, और 178 गांवों में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ठीक है ना, इसके जो मुख्य बिंदु हैं, निधि आवंटन और परियोजना का क्रियान्वयन था,
दिल्ली ग्रामोदय अभियान के पास दिल्ली के शहरीकृत गांवों और नए शहरी क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 960 करोड़ रुपए का जो है वो फंड, ठीक है ना, वो दिया गया है। और चालू वित्त वर्ष के दौरान दिल्ली के विभिन्न गांवों में 383 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो है वो मंजूर की गई हैं। तो एक तो आपको 960 करोड़ रुपए का फंड भी मिला है, और दूसरा अभी तक में 383 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं वो मंजूर की भी जा चुकी हैं, ठीक है। चले, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NC, ठीक है ना, NSCC के अध्यक्ष जो है वो कौन बने हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है किशोर मकवाना जी। कौन बना है? किशोर मकवाना, ठीक है। आइए, ठीक है, किशोर मकवाना ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। और किशोर मकवाना ने नई दिल्ली में इसका पदभार ग्रहण किया, और उनके साथ एक व्यक्ति और आए हैं जिनका नाम था लवकुश कुमार, वह NCSC के सदस्य के रूप में आए हैं। और इन्होंने अपनी जब भूमिका संभाली तो इसके तहत इन्होंने कहा कि जो भी NCSC के प्रति मेरी जिम्मेदारियां हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रति मेरी जिम्मेदारियां हैं, मैं उनका विधि पूर्वक उनके संरक्षण का और पूरा प्रयत्न करूंगा कि वो सारी बची रहे, ठीक है ना। अधिकारों की रक्षा के लिए अथक प्रयास करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है, ठीक है। चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया? याद रखिएगा, कोचरब आश्रम पहली बार गांधी जी द्वारा कहाँ खोला गया था? गांधी जी द्वारा कहाँ खोला गया था? साबरमती में। कहाँ पे? साबरमती, अहमदाबाद, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? साबरमती, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। ये भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम का दौरा किया, जहां उन्होंने कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया और गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारंभ किया है। उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की और हृदय कुंज का दौरा किया। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और एक पौधा भी लगाया है, ठीक है ना। ये देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांधी जी को श्रद्धा सुमन सौंपते हुए, ठीक है ना। तो ये कोचरब आश्रम की जो स्थापना है वो सबसे पहले गांधी जी ने की थी, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नलामा योजना शुरू की है? इस कौन सी योजना है ये? निंगल नलामा योजना। तो निंगल नलामा जो है वो नाम से समझ में आ रहा है कि ये कहाँ की योजना है? तमिलनाडु के, ठीक है ना। अन्नालोम की योजना है निंगल नलामा। तो निंगल नलामा योजना जो है वो तमिलनाडु की योजना है। और देखिए इसको, तमिलनाडु के नेता मुख्यमंत्री जो हैं एम के स्टालिन को ने परिवारों को समर्थन देने के सरकार के चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में 6 मार्च 2024 को निंगल नलामा लॉन्च की है। और यह राज्य के सभी परिवारों की सहायता के लिए तमिलनाडु सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल का प्रतीक है, जो व्यापक कल्याणों के उपाय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब देखिए उसमें कर क्या रहे हैं वो। तमिलनाडु सरकार के कुछ हालिया प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल किया गया है कलाइगनार मगलेर उरिमाई थित्तम। ये थोड़ा सा तमिल में है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। कलाइगनार मगलेर उरिमाई थित्तम, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि 115 करोड़ महिलाओं को, 1,15,00,000 महिलाओं को 100 रुपए मासिक का नगद लाभ की सहायता जो है वो दी जा रही है, ठीक है ना। फिर उसके बाद है विडियाल पयाना थित्तम, महिलाओं को 445 करोड़ रुपए मुफ्त बस यात्राएं करने में सक्षम बनाना। अर्थात वहाँ पे तमिलनाडु सरकार मुफ्त बस चला रही है औरतों के लिए कि उनको कहीं भी आना जाना हो, जिसके लिए उसने 445 करोड़ रुपए का बजट रखा है। तीसरी चीज है मक्कलाई थेडी मारुथुवम, 1 करोड़ से अधिक लोगों को उनके दरवाजे पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है उन्हें, ठीक है ना, कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर आपके घर आएगा। चौथी चीज है निःशुल्क नाश्ता योजना। राज्य भर में प्रतिदिन 16 लाख छात्रों को ये सेवाएं जो हैं वो प्रदान कर रहे हैं कि शासन की तरफ से स्टॉल लगेंगे। जैसे 5 रुपए में भरपेट भोजन मध्य प्रदेश शासन की एक योजना थी, उसी तरह एक योजना ये और चल रही है कि जो छात्र हैं वो अपना ID कार्ड दिखा के राज्य शासन के स्टॉल पर जाके भोजन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आज की क्वेश्चन हो गए। कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था, 14 तारीख की जो क्लास थी उसमें मैंने पढ़ाया था कि गोरसम कोरा जो उत्सव है वो एक राज्य विशेष में मनाया जाता है। और गोरसम कोरा उत्सव है क्या?
तो यदि आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर करिए, ठीक है ना। धीरे धीरे हम ये भी शुरू करने वाले हैं कि जो पहले 3 आंसर देने वाले व्यक्ति होंगे उन्हें उनके फ़ोन नंबर पे पेटीएम किया जाएगा 10 रुपये पर क्वेश्चन का। तो 3 बच्चों को डेली 10-10 रुपये जो है वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलेंगे। आप अपना आंसर और अपना मोबाइल नंबर जो 3 टॉप आपको कमेंट सेक्शन पे दिखेगा वैसे भी कि कौन से 3 लोगों ने किया, और उन 3 लोगों के कमेंट जो है वो पहले से उस पर दिखेंगे, और जिनके दिखेंगे उन्हें संस्था की तरफ से, कैरियर मेकर इंस्टीट्यूट की तरफ से 10 रुपये का पेटीएम पर क्वेश्चन पे किया जाएगा, ठीक है ना। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है गोरसम कोरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, इसका आंसर आपको कल बताना है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो आप हमारी क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। धन्यवाद।